तो उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी रण जारी है और ऐसे में आज 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। फिलहाल आज के इस चुनाव को लेकर हमारे साथ जो चर्चा के लिए पैनल मौजूद है उनसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, और एचएन उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह जी आपके पास आते हुए, चूंकि जिस तरह से चुनावी माहौल इस वक्त है, 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, ऐसे में चौथे चरण की वोटिंग प्रक्रिया लगातार 13 लोकसभा सीटों पर चल रही है। लेकिन आपने जो है 2 दिन पहले सपा के जो अखिलेश यादव हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा 3 चरणों के लोकसभा चुनाव से ये साफ पता चल रहा है, जो डबल इंजन की सरकार की बात होती है, डबल इंजन का एक इंजन निकल चुका है। इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? दीप्ति जी, ये सब बयान भी है। ये लोग क्षेत्र में कभी कोई काम नहीं किया है। माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो समाज में रहते थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी खड़ी की थी। अब ये अखिलेश यादव मात्र बयानवीर है। इन लोगों ने समाजवादी पार्टी कितनी क्या कर दी है। आज कांग्रेस के जो है मित्र, उन्होंने राहुल गांधी ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी है, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबो दी है। बहुजन समाज पार्टी में मायावती के भांजे जो है वो लुटिया डुबोने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वास्तविकता यह है कि ये लोग जो है सब पारिवारिक लोग हैं, इनको राजनीति की सीढ़ी तक नहीं होता है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने को लक्ष्य लेकर के काम कर रही है। लक्ष्य नहीं, हम लोगों ने इसकी योजना बनाई है। हम लोगों ने किस तरीके से हम लोगों की रणनीति रहेगी, किस तरीके से हम लोगों ने ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड की सीटें तैयार की, किस तरीके से हम लोगों ने संगठनात्मक ढांचा तैयार किया, किस प्रकार से हम लोगों ने टिकटें वितरण की, हम लोगों की योजना का भाग है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के मात्र 3 सांसद हैं और कांग्रेस का एक भी नहीं है। सोनिया गांधी जी थी, वो चली गई है राज्यसभा से, राजस्थान से। तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी देश में 400 की सीटें लेने को लक्ष्य लेकर के काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के काम कर रही है। और निश्चित रूप से परिणाम इसके आसपास आएगा, क्योंकि आज की तारीख में हमारे कितने सांसद है? 5.5 सांसद ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमारे हैं। आज की तारीख में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार बनी हुई है, पॉजिटिव इनकम्बेंसी के साथ बनी हुई है। हमारे पास नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तरह हमारे पास स्टार प्रचारकों की लंबी श्रृंखला है। इसके विपरीत अखिलेश यादव, राहुल गांधी दिखाई कहां पड़ रहे हैं आज की तारीख में? ये लोग बड़ी प्रकार से समझ गए हैं। इनकी जो है ये जो 2024 में जो 2-4 सीटें जीतने की जो कल्पना थी वो भी खत्म हो गई है। ये लोग आज की तारीख में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव से लेकर के आज तक ये कहां गए, मुझे तो बताएं। क्या संजय का अखिलेश यादव कहां प्रचार कर रहे थे भाई? राहुल गांधी कहां प्रचार कर रहे थे? जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने के बावजूद हम लोग लगभग 150 सभाएं उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ लगभग 100 सभाएं उत्तर प्रदेश में लगभग कर चुके हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है, हम लोग जो है 400 सीटें जीत करके देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन की ही बात है, मात्र 15-20 दिन के बाद परिणाम सामने आ जाएगा। ये सब जो बयानवीर लोग हैं ये सब ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग। ठीक है, मैं लौटूंगी राघवेंद्र जी आपके पास। विनय सिंह जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए आज 13 लोकसभा सीटों पर जिनमें मतदान हो रहा है, कन्नौज वो सीट है जहां से अखिलेश यादव की साख दांव पर है, सुब्रत पाठक उनको टक्कर दे रहे हैं। अगर हम बात करें, जैसा कि अभी मैंने बयान का जिक्र किया था, अखिलेश यादव ने जो डबल इंजन को लेकर बयान दिया था कि एक इंजन निकल गया है, सबसे पहले इस पर जवाब दीजिएगा कि इस बयान का क्या मतलब था, और दूसरा ये कि कन्नौज जो सीट है वो किस तरह से आप लोग कितनी मार्जिन के साथ जीत हासिल कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक इंजन का मतलब यही है कि आप उत्तर प्रदेश में घूम लीजिए, बहुत से कटआउट लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक भी होर्डिंग पे, एक भी कटआउट पे आप योगी आदित्यनाथ जी का फोटो नहीं देखेंगे। आज स्थिति ये है कि इन लोगों में आपस में डबल इंजन टकरा जा रहा है, वो साथ चल नहीं पा रहा है। और उत्तर प्रदेश की दशा के बारे में अगर हम कहें, अभी हमारे बड़े भाई राघवेंद्र जी कह रहे थे कि बयान भी है, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, बस वो
कहते हैं कि हमने बड़ा उत्तर प्रदेश में, हमने देश में बड़ा काम किया है, हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं पहुंच गई है। आप ये बताइए, ना आमदनी न व्यवस्था, कह रहे हैं 5वीं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम बेरोजगार के बेरोजगार होते जा रहे हैं, महंगाई बहुत निरंतर बढ़ती जा रही है, किसानों की आय दुगनी हो रही है, दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। ये कौन सी अर्थव्यवस्था है कि देश तरक्की कर रहा है, आदमी तरक्की ही नहीं कर रही है? एक इनकी अर्थव्यवस्था हमारे समझ में नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, आज हमारे देश की हालत क्या है? अगर प्रति व्यक्ति आय की बात हम करें तो आज 158 नंबर पे हम हैं, बांग्लादेश से भी पीछे हैं। ये है हमारी तरक्की, ये है हमारी ठीक है अर्थव्यवस्था। राघवेंद्र जी, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा और फिर मैं और अन्य मेहमानों के पास जाऊं। ठीक है, आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए। हाँ, ठीक है पूरी बात सुन लीजिए। ठीक है। हाँ, और ये कहते हैं कि हम चुनाव, देखिए भारतीय जनता पार्टी भाप चुकी है, इसीलिए हाँफ रही है। आज उत्तर प्रदेश के 4वें चरण पहुंचते पहुंचते ये चुनाव को भाप चुके हैं, इसीलिए हाँफ रहे हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, मेरे पास तो पूंजीपति मित्रों की फौज है, इसीलिए मेरी जिंदगी में मौज है। आज क्या है? उन्हीं अपने मित्रों को कह रहे हैं कि काले धन के सप्लायर। कब दिया था ये स्टेटमेंट पीएम मोदी जी ने? बिल्कुल है। विनय जी, स्टेटमेंट कब दिया था उन्होंने, बता दीजिए जरा। तो इन्होंने कहा नहीं है कि काले धन के सप्लायर हैं ये काले धन के जी जवाब दीजिए। नहीं, ये कब दिया था मैं मुझसे पूछ रही है? इन्होंने जब माननीय प्रधानमंत्री जी कोई डिब्बे में बंद नाम तो है नहीं, उन्होंने अगर ऐसा कोई बयान दिया होता निश्चित रूप से सुर्खियों में रहा होता। इन्होंने अभी कहा 5वीं सप्लायर है ये जो मैंने बात होने दीजिए, विनय जी मेरी बात होने दीजिए, बाद में काट लीजिए। देखिए 5वीं अर्थव्यवस्था ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही। इसके मानक होते हो देश, मानिए जब एनडीए आपका यूपीए की सरकार हुआ करती, तथाकथित इंडी गठबंधन की सरकार थी, तो 11वीं अर्थव्यवस्था कांस्टेंट 10 साल रही है। हम लोगों ने उसको विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया, कोई काम नहीं हुआ है। आज की तारीख में 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट है। आप लोग राजनीतिक लंबाजी करने वाले लोग हो, आप लोग को तो 6वीं दिखाई पड़ता है। हम आपसे पूछ रहे हैं, बड़े पैमाने पर स्वाद तो बताइए कि खट्टा है या मीठा? बड़े पैमाने पर खट्टा है या मीठा? अर्थव्यवस्था का स्वाद तो बता दीजिए, जनता जाने खट्टा है या मीठा? ठीक है विनय मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो आपसे भी देखिए, आज जिस तरह से 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं जिनमें तमाम ऐसे जो है नेता, तमाम ऐसे बड़े चेहरे जिनकी साख जो है दांव पर है। अगर हम बात करें साक्षी महाराज, अजय मिश्रा टेनी और अखिलेश यादव, तमाम ऐसे बड़े दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर है। आज के इस वोटिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? और साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश में जो कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में वोटिंग प्रतिशत जो है और 2019 के मुकाबले अगर हम जिक्र करें तो वोटिंग प्रतिशत भी काफी कम इस बार देखा जा रहा है। नहीं, देखिए वोटिंग परसेंटेज को लेकर तो पहले और दूसरे चरण की जो सफाई चुनाव आयोग ने दी तो लगभग लमसम 2019 के तुलना में वोटिंग परसेंटेज कम है। और उसके पीछे मैं सामूहिक प्रयास की बात करूंगा, क्योंकि वोटर्स को बूथ तक लाने का काम संगठन, कार्यकर्ता, चुनाव आयोग, मतदाता जागरूकता, बहुत सारी चीजें काम करती। लेकिन जो आपका बेसिक सवाल था कि कई सीटें ऐसी थी कि 13 सीटों में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, इसमें 4 तो सुरक्षित सीट हैं और 4 वो भी भाजपा के पास है, 13 की 13 भाजपा के पास है। ठीक है, आपको माफी के साथ रोकूंगी और चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ, मिश्रा जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर एचएन उपाध्याय जी मैं आपके पास आऊंगी। सवाल दोहरा लीजिए एक बार। आज 13 लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग हो रही है सर, इनमें तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर तमाम दिग्गजों की साख दांव पर है। साक्षी महाराज, अजय मिश्रा टेनी, अखिलेश यादव, तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख आज दांव पर लगी है। फिलहाल क्या कहेंगे इन सभी सीटों पर जो वोटिंग हो रही है? देखिए 13 की 13 सीटों भारतीय जनता पार्टी के पास है, 4 सुरक्षित सीट है। अजय मिश्रा टेनी केंद्र में राज्य मंत्री हैं, अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी दल के या इंडिया गठबंधन की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो वो चेहरा है, वो नेता है।
लेकिन पिछली बार 2019 में डिम्पल जी चुनाव हार गई थी। रही बात उन्नाव से साक्षी जी महाराज, तो आप देखें कि 2014, 2019 ये सारी सीटें रिपीट हुई और उससे पहले कहीं बसपा तो कहीं कांग्रेस तो कहीं सपा हुआ करती थी। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। बदली इन द सेंस ये है कि 10 साल की सरकार के विश्वास के बाद वो तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में और दूसरी बार योगी के नेतृत्व प्रदेश में चुनाव हो रहा। तो विपक्ष पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे नहीं, जो चौथा चरण है, चौथा चरण में खोने को भाजपा के लिए है। अगर कुछ भी लूज करेंगे तो ये यूज करेंगे। लेकिन एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के लिए कि अगर वो कन्नौज से चुनाव नहीं जीतते हैं और अगर जीतते हैं तो क्योंकि 2022 के परिणाम में विपक्ष में वही नेता थे उत्तर प्रदेश में, अन्य कोई क्षेत्रीय दल था नहीं। लेकिन जैसे अभी हम लोग सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ जी को कि बुंदेलखंड में है, आरके सिंह पटेल के पर वो चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखिए उनकी भारतीय जनता पार्टी में यही बड़ी खास बात है, उनकी लाइन या उनका काम, उनका विजन, उनका एजेंडा, ये सब सारी चीजें बिंदुवार हैं और उस पर वो डंके की चोट पर ठोक करके बात करते हैं। तो इसमें चाहे हम खेरी की बात कर लें, दरौरा की बात करें, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देखिए 2019 में दो चुनाव, 2014 में यहाँ डॉक्टर जोशी बड़े नेता चुनाव जीते थे। अभी वहां पे अवस्थी जी जो कि पूर्व पत्रकार रहे, पत्रकार साथी हैं, वो हैं और मजबूत प्रत्याशी हैं। इसलिए इन 13 सीटों पे उत्तर प्रदेश में जहां मतदान हो रहा, लगभग अब तक आपसे बात करने के बीच में मैं लगातार पत्रकारों के साथ जुड़ा हुआ था, ये उन्हें 40 से 42% वोटिंग हो चुकी है। तो जो वोट परसेंटेज को लेकर के विगत 3 चरणों में खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर के बड़ी ऊहापोह या राजनीतिक मंच हम पत्रकार साथी चर्चा करते थे, वो भी मुझे आज लगता है कि उस पर सुधार आएगा। और सीतापुर से लेकर लखीमपुर तक उस तरफ तो बारिश और मौसम भी काफी अच्छा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता अखिलेश यादव की बड़ी चुनौती, चाहे हम उनके परिवार की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब बात आती परिवार पर तो कई नेता उनके परिवार से है, कई प्रत्याशी उनके परिवार से हैं। तो स्पेशली क्योंकि आजमगढ़ चुनाव जब वो छोड़ करके आए थे तो धर्मेंद्र यादव वहां हार गए थे, इसलिए कन्नौज से उनका जीतना और बड़े कम अंतर से पिछली बार सुब्रत पाठक वहां चुनाव जीते थे। बिल्कुल, इसलिए वहां पर टक्कर जो है वो कांटे की टक्कर मानी जा रही है। एचएन उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब रायबरेली सीट में अगर हम बात करें, जिस तरह से राहुल गांधी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड छोड़कर, वायनाड में भी उन्होंने हालांकि जो है चुनाव लड़ा है, वहां पर भी वो नामांकन किए और इसके बाद रायबरेली में भी उनका नामांकन है। लेकिन देखिए, दोनों जगह की जनता सवाल ये कर रही है कि अगर वो दोनों सीट जीतते हैं तो राहुल गांधी कौन सी सीट चुनेंगे, उत्तर प्रदेश की सीट चुनेंगे या फिर वायनाड वो जाएंगे? चूंकि वायनाड की जनता परेशान है कि राहुल गांधी क्या वायनाड छोड़कर जाएंगे, और देखिए उत्तर प्रदेश में रायबरेली की भी जनता जो है, जो उन्हें पसंद करती है, वो ये सोच रही है कि अगर यहां से सीट जीतेंगे तो राहुल गांधी यहां रहेंगे या वायनाड जाएंगे। हाँ मैडम, ऐसा है। पहली बात तो कि आप सभी पत्रकार बंधु हैं, ये 2 दिन जो है हम पत्रकारों के लिए, आप पत्रकारों के लिए बहुत दुखद रहा है। कल अमित शाह जी जो रायबरेली में रैली कर रहे थे, उसमें एक पत्रकार को 100-150 घूसा भाजपा के कार्यकर्ताओं गुंडों द्वारा मारा गया और आज जौनपुर में पत्रकार की हत्या हो गई। तो उन पत्रकार बंधुओं के प्रति मेरी जो इसकी हत्या होगी संवेदना है, और जो घायल है भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए और अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता को एक नया आयाम दे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। जहां तक आप कह रही हैं, देखिए मैडम, आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे वो भाई राघवेंद्र भाई, बड़े भाई कह रहे थे कि ये लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। हमारे आदि राहुल गांधी जी हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद जो आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनकर जो न्याय पत्र, घोषणा पत्र बनाया, जिसमें अग्निवीर योजना को समाप्ति का, 30 लाख रोजगार देने की बात की, जो है पेपर लीक से मुक्ति की बात कही गई है, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना की बात कही है, पहली पक्की नौकरी की बात कही है। इससे जो प्रभावित होकर 3 चरणों में तय हो चुका है कि 4 तारीख को, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम उम्मीद करते हैं कि चौथे चरण में भी आम जनता अपने मुद्दों पर ही ध्यान रखकर, विकास के मुद्दों को, रोजगार को मुद्दों को ध्यान में रखकर, महंगाई को मुद्दों को ध्यान में रखकर अधिक से अधिक संख्या में निकलकर मतदान बूथ तक जाए और अपने मताधिकार का प्रयोग करके। सर, कितनी सीट आप लोग जीत रहे हैं? कुछ उम्मीद है कितनी सीट जीत रहे हैं? ये हम जानते हैं कि ये सीट करीब जो है 60-65 सीट हार रहे हैं।
मैडम नहीं, वो जो हार रहे हैं वो छोड़िए, आप कितनी सीट जीत रहे हैं आप वो बताइए। आज 13 सीट जो है उसमें से हमको लग रहा है हम 13 सीट पर आगे चल रहे हैं, चाहे अखिलेश जी की बात हो, कानपुर की बात हो, उन्नाव की बात हो, फर्रुखाबाद की बात हो, खीरी में बहुत जो है विरोध है अजय मिश्रा टेरी जी का। धौरहरा जो क्षेत्र है, रेखा वर्मा जी कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं दी, वहां के जो मीडिया की रिपोर्ट आ रही है वहां से नाराजगी है। सभी सीटों पर गठबंधन कठिन चुनौती दे रहा है और आगे ही एज है गठबंधन के प्रत्याशियों को। ठीक है, और आप एक भारतीय जनता पार्टी लगातार ये नारा दे रही ना कि अब की बार 400 पार। इंडिया गठबंधन का क्या नारा है? देखिए मैडम, हमको झूठा साचा नारा नहीं देना है। ये 400 नहीं, आप पार सही का नारा दे रहे दीजिए। हैं संविधान नहीं, ये 400 पार नारा दे रहे हैं संविधान बदलने के लिए। हम तो संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। हमको भैया 300 से ऊपर सीट हम लोग अभी आपने योगी जी को सुना, 350 सीटें। अभी आपने योगी जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसका उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है वो बांटकर मुस्लिम को देने की जो बात लगातार सपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र में हुई उसका उन्होंने जिक्र किया है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैडम, हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ऐसा कभी नहीं कही है कि इनका आरक्षण तो 50% से ऊपर हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम तो आरक्षण देने वाले लोग हैं। शुरू से लेके अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी पिछड़े मंडल आयोग को लागू हमने किया। 47 में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान जब लागू हुआ उससे पहले से ही आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति को है। बाद में उसमें हमने वृद्धि ही किया है, कमी कहीं नहीं किया है। किसी को आरक्षण दिया जाएगा तो कमी किसी की नहीं होगी। 50% की सीमा को हम जातिगत जनगणना जो एक्सरे की बात मोदी जी कर रहे हैं, वो योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हम जातिगत गणना कराएंगे। सामाजिक न्याय हमारे घोषणा पत्र में है। मनोज मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? उसके आधार पर भागीदारी देने के लिए हम 50% तो ऊपर का कैप हटाएंगे और उनको भागीदारी देंगे। माफ करिए विनय सिंह जी, आप क्या कह रहे हैं इस बयान को लेकर, जो अभी सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना, जो बांदा में वो लगातार चुनावी हुंकार भर रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा आपको, राजीव भी है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत अच्छे पत्रकार है, राघवेंद्र जी भी है। सबने भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का स्पीच सुना होगा। देश में समस्या क्या है उस पर बात माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं किए। उन्होंने बात सिर्फ एक ही की कि वोटों को कैसे इधर से उधर किया जाए। जो समस्या है, पाकिस्तान का टीवी चैनल खुद देख रहे हैं, माननीय योगी जी और मोदी जी, उनके भाषण से पता चला परमानेंट पाकिस्तान का चैनल। लेकिन हिंदुस्तान सीमा सुरक्षा की अगर उन्होंने बात की तो क्या वो देश का मुद्दा नहीं है? विनय सिंह कौन से सीमा सुरक्षा की बात की है? अगर उन्होंने ये अरुणाचल प्रदेश, झूठ बोलते हैं वो। अरुणाचल हजारों किलोमीटर चीन में घुस गए, अरुणाचल प्रदेश का स्थिति आपको नहीं पता है। बात किस पर करनी चाहिए? युवा यहाँ चिल्ला रहे हैं, उनका चैनल नहीं देख रहे हैं, उनकी आवाज नहीं सुन रहे, बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई आज चरम पर है, वो बात वो नहीं कर रहे हैं। कहेंगे क्या? उसमें कोई उनके पास नहीं, उनके पास उत्तर नहीं है। राघवेंद्र जी जवाब दीजिएगा, विनय सिंह जी की बात पूरी हो जाए फिर जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए, ना आमदनी है ना व्यवस्था है, क्या बात करेंगे? ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, चुनाव को इधर से उधर। अभी आप देखिए कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रों को बोला, उनसे परेशान होकर के बोला, ये सबने देखा है। आज क्या स्थिति है इस देश की? हम बेरोजगार हैं, यहाँ की जनता, यहाँ की युवा परेशान है, बेरोजगार है। कहते हैं रोजगार क्या सबको सरकारी नौकरी केवल जयशाह को मिलेगी क्या? यहाँ जनता को नहीं मिल सकती है क्या? अमित शाह के लड़के सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते हैं, बाकी सब पकौड़ा तले? ये झूठ के पाठशाला के झूठे विद्यार्थी है। जितना माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने बोला है सब झूठ बोला है। आप लोग पत्रकार है, मनोज मिश्रा जी बैठे हैं, जो उन्होंने बताया है कि उनके ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, जितनी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोली है सब झूठ है। एक चीज और लास्ट में विनय सिंह जी कह रहे हैं अपनी बात, मैं एक बात को खत्म कर रहा हूं। कहने का तात्पर्य है, मेरी बात सुन ठीक है विनय सिंह जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए राघवेंद्र जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। 9 तारीख मनोज जी, 9 तारीख इस देश में सत्य दिवस के रूप में मनाया जाने वाला है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 तारीख को कुछ बोला ही नहीं, कोई रैली नहीं की, इसलिए देश ने कभी झूठ सुना ही नहीं। तो 9 तारीख सत्य दिवस के रूप में मनाया जाने वाला है। जी धन्यवाद। ठीक है राघवेंद्र जी जवाब दीजिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जितनी कुछ बातें की है सब झूठ है। भाई ये लोग मुकदमा क्यों नहीं कर देते हैं? भाई देश का मुख्यमंत्री एक सम्मानित व्यक्ति होता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है, देश का प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। ये लोग इस आधार पर मुकदमा कर सकते थे कि अपनी सरकार में इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है।
देश की जनता बेवकूफ है, उसे कोई नजर तो आता नहीं है। बिना किसी काम पे आपका ईडी का पेट्रोल खत्म हो गया है, अब पकड़ नहीं पा रहे। आपने कहा काले धन के सप्लायर है, ईडी हमको पकड़ रहे हैं। विनय सिंह जी, अब देखिए राघवेंद्र जी को अपनी बात रखने दीजिए ना, उनको जवाब देने दीजिए ना। आपको जो पूछना था आपने पूछ लिया, जवाब दे रहे आप, सुनिए ना। राघवेंद्र जी बात रखिए अपनी। अभी विनय जी कह रहे थे देश की प्रकृति है, देखिए मैं आंकड़ों में बात करता हूँ, कोई लफड़गी नहीं करता हूँ। 2014 में देश की प्रतिपत्ति है 8,600 रुपया थी, आज की तारीख में प्रतिपत्ति 18,200 है। इससे काम नहीं हुआ। विनय जी को सोच समझ के बोला करिए, निकले लेकर के आया करिए, इसके बाद बोला करिए, इसका राजनीतिक लफड़गी मत किया करिए। बांग्लादेश का प्रतिपत्ति कितना है? सीधे जीत रही है। विनय जी अब मेरी बात होना दीजिए, आपका समय निकल चुका है, आप अपने समय बात किया करिए। अब मैं आपका निकल चाहता हूँ, समय आपका जा रहा है। 2017 तक कितनी बेरोजगार थी जब आपकी सरकार थी? 5 सालों में 2017 में बेरोजगारी तो 13.5% थी। हम लोगों ने उसके योगी पार्लियामेंट में 3.5% में लाने का काम किया, की तारीख में 1-8% और कम हो गया होगा। हम लोगों ने कोई काम नहीं किया है। आप लोगों ने कितने सरकारी नौकरी दी थी 5 साल में? यहाँ तो 90,000 सरकारी नौकरी दी थी। आज की तारीख में पिछला कार्यकाल ये सब मिला करके 5.5 सरकारी नौकरी हम लोग देते हैं। देश की जनता मानव मीना जी कोई बेवकूफ नहीं होती है जो भर भर के वोट दे रही है। आपने गला फाड़ मार के चिल्ला रहे हैं, आपकी सुनाई बढ़ रही है। वास्तविकता ये है आज की तारीख में चोरी करने वाले लोग सही बोलेंगे। अरे भाई आंकड़े देख लीजिए विनय जी, क्यों झूठ बोलते हो? विनय जी देखिए प्लीज चर्चा को खराब मत करिए। राघवेंद्र जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, उसका जवाब फिर मैं आपसे ले लूंगी। आज की तारीख में 12 एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में है, देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नहीं, रोजगार को लेकर विनय सिंह जी रोजगार को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, किसान नाराज हैं। मैंने बताया ना, सीएमआई के आंकड़े बता रहा हूँ, मैंने सीएमआई के आंकड़े बता रहा हूँ। 17% बेरोजगारी में, 3.5% बेरोजगारी में हम लोगों ने कम करने का काम किया है। हम लोगों ने के माध्यम से 50,000 करोड़ का ऋण योगी पार्लियामेंट में बांटा था। बेरोजगारी तो बड़े पैमाने पर कम होगी, निश्चित रूप से बिल्कुल समाप्त नहीं हुई है। जो 1-8% बेरोजगारी रही है उसको हम लोग समाप्त करने का काम करेंगे। आज की तारीख में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 12 एक्सप्रेस बनाए हुए। ठीक है मनोज मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है राघवेंद्र जी, आपकी बात अगर पूरी हो गई तो मैं मनोज जी आपके पास आऊंगी। देखिए जिस तरह से भी आपने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना, उन्होंने साफ तौर पर सपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जो है निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके घोषणा पत्र में जिस तरह की बातें की गई हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर जो है मुस्लिम आरक्षण देने की जो बात कही गई है उसका उन्होंने जिक्र किया है। आप किस तरह से इसको देखते हैं? नहीं देखिए, अभी चूंकि कर्नाटक में इनकी सरकार बनी और सच बात यह है कि रिजर्वेशन से बहुत छेड़छाड़ करने की स्थिति में अब ना तो केंद्र सरकार है ना ही स्टेट गवर्नमेंट है। बहुत सारी चीजें सब जुडिशियल या एक नियम कानून के दायरे में है, उसके लिए फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा सरकारों को। मुझे लगता है इन बातों पर चूंकि चुनावी है, चुनावी बातें और विनय सिंह बिन्नू हमारे छात्र नेता रहे हैं, सारी बातें विनय भाई योगी जी की गलत भी नहीं, और योगी जी की बातें अगर जनता समझ जाती है तो पार्टियां क्यों नहीं समझती है, समझना चाहिए। कारण यह है कि अंततः नंबर ऑफ सीट्स जितना होता सरकार बनानी होती, इसके लिए सभी प्रयास करते हैं। बीच में आपके कई सवाल थे, कई तरीके, जैसे राहुल गांधी को लेकर के, रायबरेली को लेकर के, या स्पेशली योगी के बयान को लेकर के। देखिए कहीं ना कहीं अगर वो इसको बिंदुवार रखते हैं तो बनारस का बम कांड हो या और जगहों पे हो, तो लॉ एंड ऑर्डर पर प्रदेश और देश की सरकार ने एक माइलस्टोन खड़ा किया, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी बात, जब आप 10 साल तक सरकार चला लेते हैं तो कुछ जवाबदेही आपकी तरफ भी बनती है। राघवेंद्र जी बातें आपकी ठीक है, लेकिन सत्ता दल को और उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाया दोबारा। मनोज जी माफी के साथ यहाँ पर आप सभी मेहमानों को मैं रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। और सीधे अपने दर्शकों को लखनऊ लिए चलते हैं जहां मायावती जनसभा को संबोधित करिए। समाजवादी